नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध उपन्यास छावा का 13वां भाग। औरंगाबाद छोड़ने के पहले युवराज संभाजी ने रावजी सोमनाथ और प्रहलाद नेराजी की औरंगाबाद में रहने वाले कार्याधिकारी के रूप में नियुक्ति कर दी। महाराज ने संभाजी को औरंगाबाद भेजने के पीछे जो चतुर राजनीति का पासा फेंका था, उसे पूर्णतः कार्यान्वित करके संभाजी औरंगाबाद से रायगढ़ वापस लौट आए। इसी बीच महाराज ने बीजापुर के आदिल शाह से भी सुलह कर ली। इस सुलह के अनुसार बीजापुर दरबार ने महाराज को सालाना 3 लाख हौन चौथाई के रूप में देना मंजूर किया। इस प्रकार अब श्री के स्वराज्य की 2 दिशाएं सुरक्षित हो गई थी। दक्षिण दिशा की बीजापुर की आदिल शाही और उत्तर दिशा की मुगलिया सल्तनत, इन दोनों से सुलह हो चुकी थी। महाराज को इस समय यदि चिंता सता रही थी तो केवल कोंकण दिशा की। समुद्र के किनारे बसे इस लंबे प्रदेश में प्रभु, नाइक, सावंत, दलवी आदि देशमुख सरदारों ने अपने पैर जमाए हुए थे। महाराज की अधीनता उन्हें मान्य न थी। वे सारे प्रदेश में लूटपाट मचाते और गांवों बस्तियों को जलाते फिरते थे। जब वे जान पाते थे कि शिवाजी की सेना उनके प्रदेश की ओर बढ़ रही है, तो सेना आने से पहले वे प्रदेश छोड़कर पुर्तगाली गोवा के पंखों में नीचे जा छिपते थे। उधर पुर्तगाली गोवा की गरीब प्रजा भी शासकों से तंग आ चुकी थी। फिरंगियों ने गोवा में बलात् धर्म परिवर्तन करने की मुहिम शुरू की हुई थी। गांव के गांव धर्म परिवर्तन के शिकार हो रहे थे। जो प्रजाजन विरोध करते थे, उन्हें चौक के बीच खड़ा करके जिंदा जला दिया जाता था। सैकड़ों वर्षों का, कई पीढ़ियों का अपना प्यारा गांव छोड़कर निराश्रित प्रजा कारवार प्रदेश और कोंकण प्रदेश में भाग कर आ रही थी। कोई रखवाला न था उनका। अब महाराज ने यह ठान लिया और इन देशमुखों, सरदारों तथा गोवा के फिरंगियों का घमंड चूर करने के लिए वे स्वयं पूरी फौज लेकर राजगढ़ से कोंकण प्रदेश की ओर चले गए। राजगढ़ के खास महल में गिरते तकियों से सजी बैठक पर जीजाऊ और संभाजी बैठे थे। उनके सम्मुख शीशम की बनी एक चौकी पर केशव पंडित बैठे थे। मस्तक पर गंध द्रव्य की आड़ी रेखाएं थी। उनके सामने एक लकड़ी की तिपाई पर भगवे रंग की चादर बिछी हुई थी और उस पर रामायण की पोथी रखी थी। केशव पंडित रामायण के श्लोकों का पाठ कर रहे थे। एक एक पृष्ठ समाप्त होते ही उसे उठाकर रखते जाते थे। देववाणी के श्लोक उनके मुख से शुद्ध स्वर और लय में बंधकर प्रकट हो रहे थे। संस्कृत के श्लोक का पाठ करके वह स्थानीय भाषा में उसका अर्थ समझाते जाते थे। लंकाधिपति रावण का वध करने के पश्चात प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या लौट कर आए और सिंहासनारूढ़ हुए। उन्होंने अपने शूरवीरों का उपहारादि लेकर यथा योग्य सम्मान किया। भक्तराज हनुमान जी को उन्होंने एक मोती कंठा भेंट दिया। हनुमान जी उस कंठे को लेकर अयोध्या के नगर द्वार के निकट आए और एक ऊंचे वट वृक्ष पर जा बैठे। कंठे के एक एक मोती को दांतों से फोड़ फोड़ कर फेंकने लगे। वे देख रहे थे कि इस कंठे के मोतियों में हमारे प्रभु श्री राम कहाँ छिपे हुए। उन्हें किसी भी मोती में उनके प्रभु न मिले। वह व्याकुल हो उठे और वृक्ष के नीचे मोतियों के टुकड़े फैले हुए थे। कथा का प्रसंग सुनकर संभाजी भावाभिभूत हो गए। उनके मन की नौका भावनाओं की लहरियों में डोलने लगी। प्रत्येक वस्तु में राम को खोजना चाहिए। ओह, कितनी गहन निष्ठा है। हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ कर दिखाया। प्रभु श्री राम हृदय देश में निवास करते हैं। इसी प्रकार क्या हम भी कभी महाराज साहब की महिमामयी मूर्ति अपने अंतःकरण में भर पाएंगे? किस विचार में डूबे हो शंभू? जीजाऊ ने पीठ पर प्यार से हाथ रखते हुए पूछा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए संभाजी ने अभी सिर ऊपर उठाया ही था कि उन्हें अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा देने वाले गुरु गोमा जी बाबा भीतर बैठक में प्रविष्ट हुए। मुजरा करते हुए बोले, माँ जी, कोलापुर भाग की ओर से पुनाल गांव का एक आदमी आया है।
उसका नाम है ज्योत्या जी। आदमी बड़ा हुनरबाज है, भरोसा रखने लायक है। माँ साहिबा की चरणों में रहकर महाराज की सेना में चाकरी मांग रहा है, इसी कारण आपसे मिलना चाहता है। आने दो उसे, जीजाऊ ने शांत भाव से कहा। एक शानदार हट्टा कट्टा नौजवान भीतर प्रविष्ट हुआ। कलाइयों में चांदी के कड़े पहने वह मावल खंड के बल तेज की जीवित प्रतिमा लग रहा था। फर्शी मुजरा करके वह खड़ा हो गया। किस गांव के हो? जीजाऊ ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। जी, पुनाल गांव का हूं, ज्योत्या जी ने अदब से उत्तर दिया। कौन कौन से हथियार चलाना जानते हो? पटा, भाला, बोथाटी, गतका सब कुछ चला सकता हूं मां सरकार। ठीक है, परंतु तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का भरोसा कैसे किया जाए? प्रश्न सुनकर ज्योत्या जी कुछ देर के लिए हड़बड़ा गया, फिर बोला, जी, एक माँ के चरणों में क्या बालक को अपनी सच्चाई सिद्ध करनी पड़ेगी? उत्तर सुनकर जीजाऊ का चेहरा खिल उठा। युवराज संभाजी भी उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे, इस देहाती के विशाल वक्ष में कितनी स्वामी भक्ति छिपी होगी, अनुमान करना कठिन है। गोमा जी, इसे राज कार्यालय में ले जाओ और बालाजी से इसकी भेंट कराओ। कहो इसे भर्ती कर लिया जाए, जीजाऊ ने कहा। आदेश सुनकर गोमा जी और ज्योत्या जी मुजरा करते हुए पीछे पीछे हट रहे थे। अभी वे गर्दन घुमाकर मुड़ना ही चाहते थे कि जीजाऊ ने उन्हें ठहरने को कहा। फिर कहने लगी, सुनो ज्योत्या जी, हमने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में पूछा, इसलिए बुरा मत मानना। सुनो, राज्य प्राप्त होना फिर भी सरल है, परंतु ईमानदार सच्चा सेवक मिलना बहुत कठिन होता है। रामायण भी यही कहती है। आज महाराज ने राजसभा बुलाई थी। मंत्रीगण और संभाजी उपस्थित थे। प्रताप राव, नीराजी और आनंद राव युवराज संभाजी की ओर से मुतालिक और नायब बनकर बरार और खानदेश की ओर रवाना हो रहे थे। संभाजी ने उन्हें अत्यंत आदरपूर्वक श्रीफल, सम्मान वस्त्र और बीरे दिए। उन तीनों सरदारों ने युवराज संभाजी और महाराज को अदब से मुजरे किए। सेनापति प्रताप राव की मराठा फौज राजगढ़ से नीचे उतरने लगी। पाली दरवाजे के नकार खाने के नगारे बज उठे। कूच के नगारों की आवाज सुनकर संभाजी सोचने लगे, सेना हमारे पीछे पीछे चले और हम सेनापति बनकर सेना का नेतृत्व कर रहे हों, ऐसा शुभ दिन जाने कब आएगा। राजगढ़ में युवराज संभाजी का सम्मान सर्वत्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। राजमहल में, रनिवास में, किले के 18 शस्त्रागारों में, राज कार्यालय में, सभी जगहों में लोग उन्हें महाराज की बोलती चलती छाया के रूप में मानने लगे थे। राजगढ़ में धाराऊ सदा येसुबाई के साथ साथ रहती थी। दोनों में घनिष्ठता बढ़ गई थी। येसुबाई धाराऊ को माँ जी कहकर पुकारती थी और उसे सगी माँ से भी बढ़कर मानती थी। धाराऊ उन्हें कहती थी बहू जी, परंतु सगी बेटी का सा प्यार करती थी। राजगढ़ के राज परिवार के प्रथा के अनुसार छोटे लोग अपने बड़े बूढ़ों को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नमस्कार करने जाते थे। येसुबाई प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त का नमस्कार करने जीजाऊ के खास महल में जाती थी। ऐसे हर अवसर पर धाराऊ भी साथ रहती थी। संभाजी और येसुबाई का विवाह बचपन में ही हो गया था और वे विवाह के बाद से अब तक मायके में ही रह रही थी। अब संभाजी के आगरा से लौटने के बाद मायके से ससुराल में वे पहली बार ही आई थी। शुरू के कुछ दिनों में वे घबराई सिटपिटाई सी रहीं, परंतु जीजाऊ, धाराऊ, पुतलाबाई और स्वयं महाराज के प्यार दुलार भरे बोलों से अब राजगढ़ में उनका मन रमने लगा था। हाँ, एक स्थान ऐसा था जहां जाकर उनकी जिह्वा जकड़ जाती थी। वह स्थान था सोयराबाई का महल। येसुबाई को कभी माँ साहिबा से, आबा साहब से, यहाँ तक कि अपने उनसे भी अब संकोच का अनुभव नहीं होता था। परंतु ना जाने क्यों इन सोयराबाई सास जी से वे बहुत घबराती सी थी। ये सास जी थीं गोरे उजले रंग की,
परंतु येसुबाई को ऐसा प्रतीत होता था मानो किले की चहारदीवारी पर कड़कती धूप में रखी हुई तलवार चमचमा रही है। येसुबाई ने तनिक ध्यान देकर सोयराबाई की और भी कुछ आदतें देखी थी। देखा था कि चलते समय उनकी नाक की नोक पर ललाई आ जाती है। यह भी देखा था कि अपने हाथ में पहने सोने के कंगनों को दूसरे जरूर देखें, इस कारण वे बार बार अपने सिर का आंचल ठीक करती रहती थी। अपने माथे पर रेखित कुमकुम की 2 आड़ी रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं या नहीं, यह वे दर्पण में टक लगा कर देखती थी और उस समय अपने आप को भी जैसे भूल जाती थी। नित्यचर्या के अनुसार एक दिन धाराऊ येसुबाई को साथ लेकर सूर्यास्त का नमस्कार करने के लिए जीजाऊ के महल में आई। वहां जीजाऊ को नमस्कार करने के लिए पूरा राज परिवार एकत्रित था। संभाजी थे, सभी रानियां थी। महाराज उस दिन वहां नहीं थे, वे महाड़ और रायगढ़ की ओर गए हुए थे। दीप जलाने के लिए नियुक्त नायक ने अभी अभी आकर महल के दीवट प्रज्वलित किए थे। उसी समय जीजाऊ कुछ दासियों सहित जगदम्बा के दर्शन करके लौटे। आते ही उन्होंने दीप ज्योतियों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उनकी बुढ़ापे की थकावट अब छिपी नहीं रही थी। सिर पर पूरा आंचल ढका होने से उनके बालों पर चढ़ा हुआ चूने सी सफेदी सा श्वेत रंग दिखाई नहीं पड़ता था। सभी रानियां सामने आकर जीजाऊ को नमस्कार कर रही थी और जीजाऊ उन्हें हृदय से मंगल आशीष दे रही थी। संभाजी भी आगे बढ़े और उन्होंने जीजाऊ को प्रणाम किया। शंभू राजा, तुम अब अकेले ही हमें प्रणाम क्यों किया करते हो? बेटी यसु, तनिक सामने आओ और यहाँ अपने श्रीमान के साथ आकर खड़ी हो। जीजाऊ ने येसुबाई से कहा और लाज से छुई मुई बनी येसुबाई धाराऊ को साथ लेकर आगे बढ़ी और संभाजी के पाएं आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर माँ जीजाऊ के चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया। जीजाऊ के होठों पर हंसी तैर गई। आनंदातिरेक से वाणी मूक हो रही थी, फिर भी वे बोले, जीते रहो फूलो फलो। जो भी सुख दुख भला बुरा मानना भोगना है, मिलकर साथ साथ भोगो, बने रहो। येसुबाई लज्जा की मूरत बनी खड़ी थी। जीजाऊ ने येसुबाई की ठोड़ी को तर्जनी से ऊपर उठाया और कुछ देर तक देखती ही रह गई। आज उन्हें पहली बार अनुभव हुआ, हमारे पौत्र की वधू का चेहरा तो अपने माता पिता जैसा, शिरके घराने जैसा है, परंतु उनकी आंखें ठीक कैसी है? हाँ, आंखें साक्षात देवी जगदम्बा के समान विशाल दूरदर्शी हैं। जीजाऊ की आज्ञा पाकर समस्त स्त्रियां एक एक करके चली गईं, परंतु आज शायद पहली बार ही सोयराबाई सबसे पीछे रह गईं। अपनी सेविका चंद्रा से बात करने के बहाने वे वहीं रुक गईं। येसुबाई महल से बाहर जाने को थी कि सोयराबाई ने उनके पास गई और धीरे से बोली, हमारे महल में आओगी क्या हमारे साथ? येसुबाई ने सिर हिलाकर आज्ञा पालन का भाव जताया और वे विनम्र भाव से सोयराबाई के पीछे जाने लगी। परंतु धाराओं के गुदना भरे माथे पर सिकुड़न आ गई। यह आज क्या नई बात है? फिर भी वह अपनी बेटी के पीछे पीछे चल पड़ी। पुतलाबाई ने जब देखा कि येसुबाई सोयराबाई के साथ जा रही है तो वे भी बहू के साथ जाने को हुई, परंतु जब उन्होंने धाराऊ को भी साथ जाते देखा तो वे निश्चिंत हो रही। अपने महल में आकर सोयराबाई ने येसुबाई को हाथ से पलंग पर बैठने का संकेत किया और अपनी सेविका चंद्रा को दृष्टि से कुछ इशारा किया। चंद्रा भीतर के कक्ष में गई और नक्काशीदार लकड़ी की एक मंजूषा साथ लेकर बाहर आई। यह मंजूषा उसने अपनी स्वामिनी को दे दी। मंजूषा हाथ में लिए सोयराबाई येसुबाई के पास आई। मंजूषा का ढक्कन खोलकर मंजूषा उनके सामने रखकर सोयराबाई ने कहा, ये हमारे निजी आभूषण हैं, हमारे मायके से तलबीड़ गांव से आए। इनमें से तुम्हें जो भी पसंद हो अपने हाथ लगाओ। मंजूषा में बाजूबंद, मोती की मालाएं, पैंजनी,
राजपूती बनावट की बिंदी, बांके, टीक आदि आभूषण थे। सोयराबाई के पिता का मोहिते कुलनाम था और यह घराना मूलतः राजपुताने का था। इस कारण सोयराबाई का रंग केतकी के समान गौर और रक्त भी राजपूती था। आभूषणों का बड़ा शौक था उन्हें। पैरों पर अलते के बेल बूटे बनवाना उनकी एक विशेष रुचि थी। येसुबाई असमंजस में पड़ गई और गहनों को देखती ही रह गई। फिर अपने आप ही धाराऊ की ओर मुड़ गई। क्या किया जाए, शायद यही पूछना चाहती थी। सोयराबाई ने तार लिया। धाराऊ से बोली, धाराबाई, हमारी बहूजी से कहो संकोच न करे, किसी भी आभूषण को हाथ लगा दे। हाँ हाँ, धाराऊ ने यशुबाई को कहा, किसी भी गहने पर हाथ रखो बहूजी, यह अपना ही महल है। यशुबाई ने फिर से एक नजर सब आभूषणों को देखा और अंबिया के बनावट वाली एक टीप पर उन्होंने हाथ रख दिया। यह देखकर सोयराबाई हंस पड़ी। उस हंसी में न जाने क्या भाव था। शायद कौतुक का भाव था या फिर कुछ ऐसा व्यंग उपहास भी छिपा था जो समझ ना आ सके। सोयराबाई ने झट से वह टीक उठाई। मंजूषा चंद्रा को देते हुए उन्होंने वह टीक अपने हाथ से यशुबाई के गले में पहना दी। टीक के 2 डोरों को खींचकर उन्होंने वह टीक यशुबाई के गले में ठीक से बैठा दी। इसके बाद सोयराबाई काफी देर तक महाराज के बारे में, मां साहिबा के बारे में और अपने मायके के बारे में जाने क्या क्या बताती रही। यशुबाई और धाराऊ के जिम्मे बस सुनने का काम था। हम ही बोलती जा रही हैं, तुम कुछ नहीं बोलती बहू। बीच में ठहर कर सोयराबाई ने तनिक बातचीत का क्रम बदलने का प्रयत्न किया। यशुबाई कुछ न बोली, सिर उठाकर उनकी ओर देखती ही रही। हम भी कैसी मूर्ख हैं, हमारे ख्याल में ही ना आया कि तुम बोलने में संकोच क्यों कर रही हो। तुम्हारी बोली श्रृंगारपुर की है, कोंकण के गांवों वाली, देहाती किसानों वाली बोली। अभी दुर्ग की राज परिवार की खास भाषा तुम कहाँ सीख पाई होंगी। तुम्हारा संकोच स्वाभाविक है, परंतु लजाया ना करो बहू, थोड़ा बहुत बोलने की आदत डालो। ऊपर से वचन सीधे से लगते थे, परंतु सोयराबाई को जो कुछ व्यंग्यार्थ कहना था कह गई। कड़वा तीखा माजू फल उन्होंने गुड़ में मिलाकर पेश कर दिया। सोयराबाई की बातें सुनकर यशुबाई के मन में आज पहली बार अपनी इस अपूर्णता की ओर ध्यान गया। हमारा भाग्य हमारे किसान सरदार के घर से इस राज परिवार में ले आया, परंतु अब हमें भी दुर्ग की व्यवहार की भाषा को सीखने बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सोयराबाई की ये चालें और गुप्त उपहास की बातें न जाने कहां कहां तक पहुंचेंगी, इसे धाराऊ तार गई थी। यशुबाई का चेहरा भी उन्हें मलान दिखाई दे रहा था। उन्हें इस झंझट से छुटकारा दिलाते हुए धाराऊ बोली, आज दिन भर तुमने उपवास रखा है ना बहू जी, चलो अब चलकर कुछ खा पी लो। सुनकर यशुबाई उठ खड़ी हुई और हम चलती हैं कहकर उन्होंने सोयराबाई को प्रणाम किया। सोयराबाई ने देखा यशुबाई की पीठ पर गले की टीक के 2 डोरे पीछे झूल रहे। यशुबाई के आभूषणों की रुचि देखकर वे फिर एक बार हंस पड़ी। मंजूषा में राजपूती ढंग के इतने अनमोल गहने हैं, मोतियों हीरों के गहने हैं। बहू ने हाथ भी रखा तो कोंकणी ढंग की एक टीक पर। धाराऊ मन में खूब समझी बैठी थी। उसके मन में आया था कि कह बैठे, रानी जी, आदमी की बोली कैसी है उसकी बजाय उसकी बोली में प्यार मोहब्बत कितना है या देखा करो। परंतु उसने कुछ कहा नहीं। यशुबाई की टीक की झूलती डोरियों को देखकर उसका मन बौखला उठा। बड़ी रानी बनती हैं, बड़े घराने की हैं, इतना भी तो ध्यान नहीं रहा कि नया गहना किसी को पहनाते समय उसे हल्दी कुमकुम लगा देती। धन्यवाद।